हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अनुज शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की होगी, जिसके अंदर हम अपने टॉपिक जो आपको सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ग्लोब, अक्षांश या देशांतर रेखाओं को कवर करेंगे। एग्ज़ाम के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो उसी हमारे पर्पस को देखते हुए बनाई गई है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लास्ट तक अच्छी लगेगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं और अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो बेसिकली ग्लोब होता क्या है? ग्लोब हमारी जो पूरी अर्थ है उसका एक लघु प्रतिरूप होता है। एक हम क्या कह सकते हैं कि हम पूरी अर्थ को एक साथ ना देखकर एक छोटे ग्लोब के आकार में देखते हैं और उससे हम किसी भी चीज़ की पोजीशन या कोई सा भी कॉन्टिनेंटल हो, कोई भी महाद्वीप हो या महासागर हो या किसी भी कंट्री की एक्चुअल जो स्थिति होती है हम उसके बारे में जान पाते हैं। तो ग्लोब हमारा पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप होता है। अब अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उससे पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर कैसे खींची जाती हैं और देशांतर रेखाएं। पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करेंगे। चलिए, ये हमने कुछ ग्लोब के आकार का एक सर्किल बनाया है। इस पे हम अक्षांश रेखाओं को ड्रॉ करते हैं। अक्षांश रेखाएं हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। अब इस ग्लोब में ये वाला पार्ट हमारा नॉर्थ है, ये वाला हमारा साउथ है, ये वाला पार्ट हमारा वेस्ट है और ये वाला पार्ट हमारा ईस्ट है। अब जो इस ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच जो अक्षांश रेखा होती है वो हमारी इस वाली रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है विषुवत रेखा, या इंग्लिश में इसको इक्वेटर लाइन बोला जाता है। ये वाली जो रेखा है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये हमारी इस ग्लोब को, इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इससे ऊपर वाला जो भाग है हमारा पृथ्वी का ग्लोब पर, वो उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और इससे नीचे वाला भाग जो है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट जो अक्षांश रेखाएं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं उनको समझते हैं। इससे ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही नीचे की तरफ 23.5 डिग्री साउथ। इनके नाम, ऊपर वाली को हम 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा बोला जाता है और जो नीचे वाली 23.5 डिग्री साउथ है उसको मकर रेखा बोला जाता है। आगे देखते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ। अब जो ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ है उसको आप आर्कटिक रेखा के रूप में जानते हैं और नीचे जो 66.5 डिग्री साउथ है इसको अंटार्कटिक रेखा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ हमारे, और यहाँ पर जो लाइन आती है उसको ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये वाला दक्षिणी ध्रुव होता है 90 डिग्री पर। कहाँ पर? 90 डिग्री पर। यहाँ ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव, नीचे की तरफ आपका, नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव। तो अब मैं आपको इनके नाम लिख दे रहा हूँ, आप एक बार राइट डाउन कर सकते हैं। 0 डिग्री जो हमने बताई वो है हमारी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य सागरीय रेखा भी बोलते हैं इसको, भूमध्य सागरीय रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो है उसको कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है। इसके जस्ट अपोजिट 23.5 डिग्री साउथ में हमारी मकर रेखा है।
66.5 नॉर्थ में हमारी आर्टिक, कौन सी, आर्टिक रेखा, 66.5 साउथ में अंटार्कटिका, अंटार्कटिक रेखा। एग्जाम के अंदर दोस्तों पूछ लिया जाता है कि विषुवत जो ग्लोब पर 66.5 नॉर्थ वाली जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है, या 23.5 साउथ में जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है। अब मैंने आपको बता दिया जो 0 डिग्री वाला जो बीच वाला पार्ट है, जो भूमध्य रेखा है, जो हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो इससे ऊपर वाला नॉर्थ की तरफ वाला पार्ट है उसको सारे को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा होती है वो ग्लोब को हमारे 2 पार्टों में डिवाइड करती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब जो ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो हमारी कितनी होती हैं ग्लोब पर, कितनी खींची जाती हैं, इनका काम क्या होता है, किस चीज़ को ये बताती हैं, इनके जो 2 अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, या अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, उनको क्या बोला जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, तो चलिए उन्हें देखते हैं। दोस्तों जो हमारे अक्षांश रेखाएं पूरे ग्लोब पर खींची जाती हैं, अगर मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करूं तो 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के बीच में हमारे जो 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री अक्षांश के बीच में टोटल हमारी 90 रेखाएं खींची जाती हैं। इसी तरीके से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ तक भी हमारी 90 रेखाएं खींची जाती हैं। तो ये अगर हम देखें तो टोटल जो रेखाएं हैं हमारी 90 तो नॉर्थ में और 90 हमारी साउथ में, प्लस हमारी जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वो, तो टोटल हमारी हो गई 188। एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, हमारे से टोटल अक्षांश रेखाएं पूछी जाती हैं तो हम 180 को लगा देते हैं, लेकिन इसमें जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको भी काउंट करते हैं, इसलिए हमारी टोटल जो अक्षांश रेखाएं आएंगी 181 रेखाएं पूरे ग्लोब पर खींची जाती हैं। अब इनके जो बीच की दूरी कितनी कहलाती है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दोस्तों उसको एक नाम दिया गया है जोन। क्या बोलते हैं उसको, जोन, इंग्लिश में ZONE, जोन। और वो होती कितनी है, तो 111 किलोमीटर उसकी लंबाई देखी गई है। जो उसका बीच का गैप होता है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 90 डिग्री नॉर्थ को मैंने आपको बता दिया कि उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, और 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। उनके बीच की दूरी बता दी मैंने आपको, जोन बोली जाती है, और 111 किलोमीटर होती है। अब अक्षांश रेखाओं से करते क्या हैं, किस लिए इनकी ज़रूरत पड़ती, तो अक्षांश रेखाएं जो हमारी होती हैं, अक्षांश रेखाएं ये पृथ्वी पर जो हमारी जलवायु होती है, जो हमारा मौसम परिवर्तन होता है उसको बताती हैं। तो अक्षांश रेखाएं हमारी जलवायु बताती हैं, जलवायु बताती हैं। ये हमारे जो कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके अक्षांश रेखाओं के ऊपर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं वो मैंने आपको बताया कि स्पेशली जो अक्षांश रेखाएं हमारे ग्लोब पर खींची गई हैं वो जलवायु को बताती हैं। एक आप ये भी कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं के ऊपर एक अक्षांश रेखाएं, जैसे सपोज ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो कर्क रेखा है, अक्षांश रेखा है, इस वाली
कर्क रेखा के ऊपर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ जो स्थान पड़ते चले जाएंगे वहाँ पर सभी जगह जलवायु एक सी होगी। तो इससे क्या पता चलता है, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हमारी जो जलवायु है, जो मौसम है, उसको बताती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी मैंने आपको बता दी 111 किलोमीटर की होती है, और टोटल अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब पर खींची जाती हैं वो 181 होती हैं, और जो इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं उनके नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से नीचे साउथ की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। आशा करता हूँ आपने राइट डाउन कर लिया होगा, यहाँ तक आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, ये मैंने आपको बता दिया कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। और एक चीज़ और, ये वाली जो अक्षांश रेखाएं हैं पूर्ण गोलाकार अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, पूर्ण गोलाकार। ये आपको इसका ग्लोब का फर्स्ट फेस वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका बैक भी होता है। अगर हम पूरे ग्लोब में सर्कल में इसको घुमाएं तो ये पूरा एक गोला सर्कल बनता है। तो ये पूर्ण गोलाकार होती हैं और हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमारी ऐसे खींची जाती हैं, और अक्षांश रेखाएं स्पेशली जलवायु को बताती हैं। ये हमारी अक्षांश रेखाओं के ऊपर जितने भी फैक्ट्स से इम्पोर्टेंट वो मैंने बताए। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। ये सारे वो पॉइंट्स थे जो एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछ ले जाते हैं। नाम से सीधा सीधा पूछा जाता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो हमारी कर्क रेखा है उसको क्या कहते हैं। यही वो कर्क रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपको बता दिया 0 डिग्री से ऊपर 90 होते हैं इनकी काउंटिंग, और 0 डिग्री से साउथ की तरफ भी 90 होते हैं। तो टोटल हमारे जो पड़ते हैं ये टोटल हो गए हमारे 181। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, कि देशांतर रेखाएं कहाँ से कहाँ खींची जाती हैं। तो देशांतर रेखाएं हमारे जो खींची जाती हैं वो नॉर्थ टू साउथ खींची जाती हैं। दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। अब देखिए, जो अक्षांश रेखाएं थी वो पूर्व से पश्चिम की तरफ ड्रॉ होती थी, लेकिन जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ ड्रॉ होती हैं। किस तरीके से, इस तरीके से कुछ लाइनें बनती हैं, और भी लाइनें बनती हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि ये वाला तो है नॉर्थ, ये वाला साउथ, और ये वाला आपका वेस्ट, और ये ईस्ट। स्पेशली जो मैंने आपको बताया कि अक्षांश रेखाएं पूर्ण गोलाकार होती हैं, तो ये वाली हमारी अर्ध गोलाकार होती हैं, अर्ध गोलाकार। एक पॉइंट ये आया। अक्षांश रेखाएं हमारी जलवायु को बताती हैं, तो देशांतर रेखाएं हमारी समय और तिथि को बताती हैं। किसको बताती हैं? समय और तिथि, दिनांक को, डेट क्या है, तिथि को बताती हैं। उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारी ये होती कितनी है ग्लोब के ऊपर, कितनी खींची जाती हैं। तो इसकी जो बीच वाली पार्ट है, जो ये है, ये 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर। और सबसे लास्ट में जो आती है उसको 180 डिग्री देशांतर बोला जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर ही से हम ग्लोब पर पूर्व और पश्चिम गोलार्ध की जो बात करते हैं,
तो 0 डिग्री देशांतर के हमारे जो इधर वाली साइड है वह इधर वाली साइड से जो है वो हमारी पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है, और इधर वाली साइड पे हमारा पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। अगर हम 0 डिग्री देशांतर से इधर वाली साइड पे चलेंगे तो हमारा पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाली साइड पे चलेंगे तो पश्चिमी गोलार्ध। तो 0 डिग्री देशांतर ही हमारा पूर्व और पश्चिम को बताता है। आगे बात करते हैं जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, इस रेखा को एक नाम से और जानते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन, ITL के नाम से भी जाना जाता है, या प्रधान समय रेखा, प्रधान समय रेखा, या अगला नाम है इसका ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री जो देशांतर है उसको ITL, इंटरनेशनल टाइमलाइन, या प्रधान समय रेखा, या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसी रेखा से हम किसी भी स्थान की ग्लोब के ऊपर समय को निकालते हैं। अब इसको ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच रेखा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रेखा हमारी लंदन में से होकर निकलती है, और स्पेशली लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, तो वहाँ से ये रेखा वहाँ से ये रेखा पास होती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कि जो हमारी 180 देशांतर रेखा है, 180 देशांतर रेखा, वो हमारी IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। प्रधान तिथि रेखा के नाम से भी उसको बोला जाता है, प्रधान तिथि रेखा। इस रेखा से हम किसी भी देश की या किसी भी जगह की दिनांक के बारे में पता करते हैं। तो स्पेशली ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीनविच रेखा या प्रधान समय रेखा। 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रधान तिथि रेखा। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि देशांतर से हम समय और तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो यही दो रेखा से 0 डिग्री देशांतर से हम समय का पता करते हैं, और 180 देशांतर रेखा से 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो उसी से हम तिथि निकालते हैं। अब बात करते हैं कि ग्लोब पर ये कितनी रेखाएं खींची जाती हैं। तो 0 डिग्री से लेकर और 180 ईस्ट की तरफ ये हमारी टोटल होती हैं 180 रेखाएं, और 0 डिग्री से लेकर 180 वेस्ट की तरफ भी होती हैं 180 रेखाएं। टोटल इन रेखाओं की जो संख्या होती है वो 180 प्लस 180 बराबर 360, तो 360 रेखाएं हमारी देशांतर रेखाएं ग्लोब के ऊपर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी खींची जाती थी? 181, 181, लेकिन देशांतर रेखाएं हमारी कितनी खींची जाती हैं? वो 360 रेखा खींची जाती हैं, 180 रेखा पूर्व की तरफ और 180 रेखा पश्चिम की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, क्योंकि जीरो से आगे जैसे जैसे हम चलेंगे 180 तक चलेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 180 रेखाएं खींची जाती हैं। ऐसे ही इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 180 तक पहुंचते हैं। अब अगर समय के अंतराल की बात करें तो जो हमारा 1 डिग्री देशांतर काउंट होता है, अगर वो देशांतर समय के रूप में देखा जाए तो उसका अंतर जो होता है 1 मिनट का होता है। अगर 0 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री जो आगे वाली लाइन है, जो इससे अगला देशांतर रेखा बैठेगी हमारी 1 डिग्री देशांतर, उन दोनों के बीच में जो समय का अंतर होगा वो 4 मिनट का होगा। और अगर हम 15 डिग्री देशांतर आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे समय में कितने 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। अगर 0 डिग्री देशांतर पे जो टाइम है और इससे आगे 15 डिग्री वाली जो देशांतर लाइन है उनके बीच में उस वाले स्थान के और उस वाले स्थान पर जो 15 डिग्री पर होगा उनके टाइम में हमारा 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। और इसी तरीके से जो 24 घंटे होते हैं दिन में, इसलिए पूरे ग्लोब को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24 टाइम
जोन में बांटा गया है पूरे अर्थ को, क्योंकि एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। अब ये समय में जो अगर हम देखें समय में इधर की तरफ अगर हम चलेंगे तो समय में कितना डिफरेंस आएगा, या इधर की तरफ चलेंगे तो समय में क्या परिवर्तन होगा, कि समय बढ़ेगा या घटेगा। तो उसी चीज़ को देखते हैं। अगर हम पश्चिम से, पश्चिम मैंने आपको बता दिया कि पश्चिम ये वाली डायरेक्शन है, पूर्व ये वाली डायरेक्शन है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, किधर से, अगर हम इधर से इधर की तरफ चलते हैं तो हमारे जो समय में वृद्धि होगी, समय में वृद्धि, कहने का मतलब यह है कि आपका ये ग्लोब है, यहाँ पर जो इस वाले देशांतर पर जो स्थान, यहाँ पर सपोज कोई स्थान है, और अगर आप इससे आगे चलते रहेंगे तो इस वाले स्थान पर जो टाइम होगा, सपोज अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो आगे जितने भी देशांतर पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, टाइम बढ़ता चला जाएगा। अगर हम इसके रिवर्स में चलें, पूर्व से लेकर पश्चिम में चलें, तो हमारे जो समय में होगी वो कमी होगी, समय में कमी। अगर हम पूर्व से लेकर इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो हमारे जो टाइम इधर सबसे पहले होगा वो पीछे की तरफ आते आते कम होता चला जाएगा। सपोज़ अगर यहाँ अगर 12 बज रहे हैं या 1 बज रहा है और आप इससे इधर पश्चिम की तरफ चलेंगे तो जैसे जैसे जितने देशांतर आप क्रॉस करते जाएंगे, और मैंने बता दिया कि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, और अगर आप 15 डिग्री देशांतर पीछे चले आएँ, सपोज़ यहाँ पर आपका 1 बज रहा है, समय है आपका इस वाले देशांतर पर 1, और आपने अभी 15 डिग्री देशांतर पीछे चले हैं पश्चिम की तरफ, तो आपका अगर यहाँ 1 बज रहा है तो उस समय वहाँ पर जाकर हो जाएगा 12 बजेंगे, क्योंकि 1 घंटे का टाइम आप पीछे की तरफ आ गए। ऐसे ही अगर यहाँ पर आपके 12 बज रहे हैं और आप 15 डिग्री देशांतर पूर्व की ओर चल रहे हैं, तो आपके अगर यहाँ 12 बज रहा है तो उस समय आगे जब पूर्व की तरफ चलेंगे तो उस वाले देशांतर पर टाइम होगा आपका 1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक देशांतर में जो डिफरेंस आता है, जो हम 180 लाइन खींच रहे हैं टोटल देशांतर पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ, टोटल हमारी 360 होती हैं, उनमें जो डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है एक देशांतर पर। अब बात करते हैं कि दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या कही जाती है और उसको कितना कैलकुलेट किया जाता है। तो दो देशांतरों की जो बीच की दूरी होती है, दो देशांतर के बीच दूरी, वो देखिए उसे बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे। और उसकी भी लंबाई होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी मैंने आपको बताई थी, क्या बोली जाती है? जोन। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। और दो देशांतरों की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको देशांतर के ऊपर बताए, इससे पहले मैंने अक्षांश के ऊपर बताए। इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले जाते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है, या ग्लोब पर कितनी टोटल देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अगर हम ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलें तो समय में क्या परिवर्तन होगा? समय बढ़ जाएगा। इस तरीके 1 डिग्री देशांतर में कितना अंतर आता है? तो वो 4 मिनट का अंतर आता है। चलिए और देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं तो। अब जो हमारी सबसे ज़्यादा दूरी, आप ये जैसे मैंने ड्रॉ करी हैं देशांतर रेखाएं, आप देख रहे हैं कि जो बीच वाला जगह है यहाँ पर, अगर मैं इसे बना दूँ पूरे ग्लोब के हिसाब से, तो ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा के नाम से भी जानी जाती है। तो दो देशांतरों की बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो वो होती है हमारी ग्लोब पर होती है, वो विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा हमारी दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है। और सबसे कम कहाँ पर होती है? तो वो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुवों पर होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है। और सबसे कम कहाँ पर होती है? तो ध्रुवों पर होती है, चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि
अक्षांश जो इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं थी उनके बारे में बताया। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जैसे मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है। इससे ऊपर चलेंगे, ये हमारी सपोज 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है नॉर्थ की तरफ। इससे ऊपर चलेंगे तो ये हमारी 66 डिग्री नॉर्थ है। इसी तरीके से अगर हम नीचे करें तो ये वाली हमारी 30 हो गई नॉर्थ साउथ, और नीचे चलें तो ये हमारी 45 साउथ हो गई, और नीचे चलें तो 66 साउथ हो गई। अब इनको कुछ नाम से और जाना जाता है, वो देख लीजिए कि क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन रेखाओं के बीच के स्थान को क्या बोला जाता है। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। वो आपसे पूछेगा, वो इससे पहले मैंने जो बताई थी आपको उनके नाम भी पूछ लेता है और इनके पूछ लेता है कि इन अक्षांश रेखाओं के बीच में पड़ने वाले एरिया को या इस वाले क्षेत्र को किस नाम से, किस कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर वाला जो 0 डिग्री से ऊपर वाला नॉर्थ की तरफ वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। अगर मैं बात करूं 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ वाले 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक पूरे इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ जो इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। उसको अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस वाले जोन में, इस वाले अक्षांशों के बीच में जितने भी कंट्रीज पड़ेंगे या जितने भी स्थान पड़ेंगे हमारी पृथ्वी के ऊपर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? सबसे ज़्यादा गर्मी। इस वाले जोन में 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ में। अब आगे चलते हैं, जो हमारा 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ से लेकर 45 डिग्री साउथ, ये वाला जो है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 45 के बीच में जो ये वाला एरिया है, ऐसे ही 30 डिग्री साउथ से लेकर 45 डिग्री साउथ के बीच वाला जो एरिया है ये हमारा कहलाता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब इस वाले में क्या होता है, इस वाले जोन में जो भी हमारा कंट्रीज पड़ती हैं, जो भी हमारा क्षेत्र पड़ेगा, उसमें कुछ समय गर्मी और कुछ समय ठंड, मतलब कि मौसम में परिवर्तन होता रहता है इस वाले जोन में। चलिए ऊपर देखते हैं कि हमारा जो 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ या 45 डिग्री साउथ से लेकर 66 डिग्री साउथ, इस वाले जोन में क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोला जाता है? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब इस वाले में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, सबसे ज़्यादा सर्दी, सबसे ज़्यादा सर्दी कौन से वाले में? 45 डिग्री से लेकर 66, ऐसे ही 45 डिग्री से 66। और अगर हम ऊपर की बात करें 66 से लेकर 90 तक, लास्ट 90 है, 66 से लेकर 90 तक, चाहे वो नॉर्थ में है चाहे वो साउथ में है, तो उसे बोलते हैं ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोला जाता है? ध्रुवीय कटिबंधीय। और इस वाले जोन में, इस वाले क्षेत्र में हमेशा बर्फ़ ही पड़ती रहती है। इस वाले क्षेत्र में जो 66 से लेकर 90 के बीच में, चाहे नॉर्थ वाली साइड में चाहे साउथ वाली साइड में, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पूरे ग्लोब में
किस अक्षांशों के बीच में कौन सा जोन, कौन सा कटिबंधीय क्षेत्र पड़ता है, कौन सा उष्ण में पड़ता है, कौन सा उपोष्ण में पड़ता है, कहाँ पर शीत कटिबंधीय पड़ता है, कहाँ पर ध्रुवीय पड़ता है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में ये जितना हमने आज तक अभी तक कवर किया अक्षांश रेखाओं के ऊपर या देशांतर रेखाओं के ऊपर, ये लास्ट में मैंने आपको ये कटिबंधीय बता दिए कि इतने से इतने यहाँ डिवाइडेशन होता है। इससे ऊपर आपको और ज़्यादा इनके अक्षांश या देशांतर रेखाओं के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो मैंने क्वेश्चंस या जो मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अपनी वीडियो में लिए हैं उसी के ऊपर डायरेक्टली ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आशा करते हैं आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और अपने नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद।